तो अभी तक क्या हुआ है कि जो सोशलिज़्म है उसकी सोच यूरोप में फैल चुकी है, यूरोप से वो रशिया की तरफ आ रही है। और काफ़ी जो फ़िलोसोफ़र हैं और काफ़ी जो लोग हैं, राइटर उसे लिख रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, लेकिन रशिया में जो मेनली पहुंच रही है वो कार्ल मार्क्स के विचार पहुंच रहे हैं। तो रशिया में एक रेवोल्यूशन होता है 1917 में, वहाँ पर मोनार्की को ख़त्म करके वहाँ पर एक सोशलिस्ट कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर रेवोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा, रेवोल्यूशन अगर सब कोई खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रेवोल्यूशन नहीं आता। रेवोल्यूशन आया है इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। अब वो कमी कैसे थी और रेवोल्यूशन की तरफ रशिया कैसे बढ़ा, कैसे कार्ल मार्क्स के जो जो विचार हैं उसे अपनाया गया है लोगों द्वारा, और कैसे एक रेवोल्यूशन वहाँ पे आया, तो उसको जानने से पहले हम पहले देखते हैं रशियन इकोनॉमी और रशियन सोसाइटी कैसी थी। अब देखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया वर एग्रीकल्चरिस्ट। वहाँ पे एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही करते थे। 85% वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। वो अपने लिए तो उगा ही लेते थे और साथ ही साथ वो इतना भी उगाते थे कि वहाँ मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे, अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे। रशिया एक मेजर ग्रेन एक्सपोर्ट था, मतलब अनाज का वो बहुत बड़ा एक निर्यातक देश था, वो एक्सपोर्ट करता था। तो और लेकिन इसी तरह से हम देखा जाए, जहाँ से सोशलिज़म की जो बातें आ रही थी, सोशलिज़म की जो बातें अगर जर्मनी से आ रही थी और फ्रांस से आ रही थी, वहाँ पर 40 और 50% रिस्पेक्टिवली जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कल्टीवेटर थी, मतलब कल्टीवेटर थी, किस खेती और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। सोशलिज़म क्या था ये मेरे ख्याल से अभी तक तो समझ में आ गया होगा, सोशलिज़म की कैसी विचारधारा है। मैं इतना समझता हूँ कि अभी तक सोशलिज़म मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी थी, ऐसा नहीं है कि रशिया में इंडस्ट्री थी, लेकिन उतनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी जितनी यूरोप और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में हो रही थी। तो इंडस्ट्री के कम होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवल और केवल कृषि के लिए थे, केवल एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड कर रहे थे। इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। पॉकेट्स मतलब किसी की जेब में नहीं है, पॉकेट्स मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे इतना बड़ा रशिया है तो इंडस्ट्री कुछ इसी इलाकों में, सेंट पीटर्सबर्ग में थी और मॉस्को में थी। तो बाकी जो इतना वास्ट जो एरिया है ये वाला, ये सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे थे। तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि 1890s के आसपास ये देखा गया कि रशिया की रेलवे ने काफ़ी तरक्की की, बहुत सारी लाइन बिछने लगी। तो वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया, क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा दिखा। क्योंकि रेलवे अच्छी रहेगी तो उनके जो कच्चा माल यहाँ से वहाँ अच्छे से हो पाएगा, उन्हें लेबर्स भी मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे से उनको प्रॉफिट हो पाएगा। तो उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर लगाना चालू कर दी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन एंड स्टील आउटपुट 4 गुना हो गई। अब बाई 19 मतलब एक रेलवे के आने से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक तो नहीं था, 85% लोग केवल और केवल वहाँ पे एग्रीकल्चर पे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, मतलब यूरोप की, जो ब्रिटेन की, जो फ्रांस की कंपनी है वहाँ पर जाकर अपने प्लांट लगाने लगी। लेकिन उस सब में क्या हुआ कि वर्कर्स की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। जैसे कि ये फ़ोटो में देख रहे हैं कि वो चैरिटी जो है, वो चैरिटी मतलब कहना चाहिए बहुत बुरी हालत में रह रहे थे लोग। जो चैरिटी से उन्हें खाने पीने को दे रहे थे बस वही खा पा रहे थे वो, और कुछ ज़्यादा अच्छी हालत नहीं थी वहाँ पे वर्कर्स की। तो वर्कर्स में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था, एक ही जगह पे कैसे वर्कर्स है। और उनको सोने भी शिफ्ट में दिया जाता था, 10 से 12 से 16 घंटे उन्हें काम कराया जाता था, वे 6 घंटे सोते थे। और देखिए ऐसी कंडीशन में वो सोते थे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते थे। डोरमेट्री में एक साइड बाय साइड सोया करते थे, इतने सारे लोगों को एक ही हॉल में घुसा के सुलाया जाता था। मिनिमम वेजेस उनको नहीं मिल पा रहे थे, 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे वहाँ कर रहे थे। अब फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वर्कर्स जो थे वो भी थोड़े नाखुश तो होने लगे थे धीरे धीरे। तो उन्हें उसी समय सोशलिज्म की बातें सुनने मिल रही थी कि अरे ऐसा भी होता है कि इस वर्कर्स को भी अपने राइट्स मांगने चाहिए, सभी वर्कर्स अपने साथ में मिलकर फैक्ट्री को चलाएंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चलाएगा, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, सभी के साथ में मिलकर होगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे रशिया में एक रेवोल्यूशन की तरफ पनपने लगी लोगों के दिमाग में। अब ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो गाँव की तरफ से आए थे, गाँव की ओर से रशिया में वो माइग्रेट किए थे। तो रशिया में क्या हो रहा था कि वर्कर्स में भी अलग अलग तरह के वर्कर्स थे। उस समय मेटल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही थी। मेटल इंडस्ट्री का अगर कहा जाए, जैसे गन्स बनाना और मेटल से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जो इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मेटल वर्कर्स जो होते थे उन्हें एक स्किलफुल को मेटल वर्कर रख सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग की वैकेंसी में एक इंजीनियर को ही रखेंगे, तो मेटल वर्कर्स
जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझने लगे थे, एक सुपीरियर समझने लगे थे अदर वर्कर्स से। मतलब कि वर्कर्स में भी थोड़ा डिवीज़न होने लगा था कि जो मेटल का काम करता है वो अपने आप को सुपीरियर समझता था। हालांकि वीमेंस भी वहाँ पे 31% फैक्ट्री में लेबर का वर्क करती थी 1914 में, लेकिन उन्हें जो पेमेंट मिला करती थी वो कम मिला करती थी मैन के कंपैरिजन में, क्योंकि एक पेट्रियार्की सोसाइटी में होता है, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी होती है उसमें ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें नीचे दर्जे से देखा जाता था उस समय। आज भी हम कितनी सारी बातें सुनते हैं तो वो तो हम आज से 100 साल पहले की बातें कर रहे हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो आज हम देखें तो फिर वर्कर ने क्या किया कि वैसे तो डिवाइड हो गए थे, कुछ मेटल वाले अपने आप को सुपीरियर समझते थे, बाकी वर्कर्स को नीचे समझते थे। लेकिन कभी भी जब कुछ स्ट्राइक करने की बात आती थी, अपने हक की बात करने की जो बात होती थी, तो उन्होंने ये एक बनाया था, एक एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप्स एसोसिएशन बनाए गए थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो जो लेबर्स को आ रही है उसके लिए वो हेल्प करने के लिए एक एसोसिएशन वगैरह बनाए गए। लेकिन तो उनका काम क्या होता था कि वो स्ट्राइक करते थे, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड करना है तो स्ट्राइक करते थे और सब साथ में मिलकर करते थे, मेटल वर्कर भी नीचे वाले वर्कर भी। तो इन यूनिटी हो जाती थी। मतलब पहले तो एक दूसरे से नहीं पट रही है, लेकिन जब एक वर्कर की बात आई कि वर्कर को हक मांगना है प्राइवेट जो पार्टनर है उनसे, तो बिल्कुल वो स्ट्राइक करते थे और एक यूनाइट हो जाते थे। ये बात चल रही है रशियन सिटीज़ की। क्यों सिटीज़ की चल रही है? क्योंकि इंडस्ट्री की बात चल रही है और वर्कर की बात चल रही है। इंडस्ट्री तो हमेशा सिटी में होती है। रूरल रशिया में क्या था वो भी हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स देखे जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 1897 में स्ट्राइक हुई है और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में स्ट्राइक हुई है। अब अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। रशिया के जो कंट्री साइड की हम बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पर हमने जैसे देखा है कि रशिया एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री थी। 85% लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और देखा गया कि एग्रीकल्चर साइड में भी जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो भी बटी हुई है। वहाँ ज़्यादातर जो लैंड हुआ करता था वो नोबेलिटी, जो मैंने एक बार रशियन रेवोल्यूशन में बताया था, क्लर्जी हुआ करते थे जो चर्च वाले होते थे, एक नोबेलिटी होती है और एक जो कॉमन मैन होते हैं। नोबेलिटी मतलब कि जो उच्च, जैसे समाज में, जैसे कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गाँव में कोई पटेल होते हैं जिनके वो वहाँ के उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, उसे नोबेलिटी उस समय की समझ लो रशिया के इस तरह के लोग हुआ करते थे। और जो नोबेलिटी थी उनके पास, और ऑर्थोडॉक्स जो चर्च हुआ करते थे, वहाँ के चर्च भी बहुत अपने आप में बहुत पावर रखा करते थे। यूरोप और रशिया में देखा जाए तो उनके पास लार्ज प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। तो वर्कर्स को पीजेंट्स मतलब किसान ही होता है। और वहाँ के जो वर्कर थे, वर्कर और पीजेंट्स में क्या फ़र्क होता है? वर्कर वो होते हैं जो सिर्फ वर्क करते हैं, और कहना चाहिए जो किसान होता है उनके पास छोटी मोटी ज़मीन भी होती है और वो थोड़ा बहुत वर्क भी करते हैं। वैसे ये सही क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन पीजेंट्स अपने आप को वर्कर्स से ऊंचा समझते थे। ये जो मेन बात है, वर्कर्स जो होते थे वो समझ लो कि पीजेंट्स से नीचे कहे जाते थे उस समय के समाज में। पीजेंट्स अपने आप को ऊपर ऊंचा समझते थे। कुछ पीजेंट्स के पास खुद की ज़मीन भी थी और कुछ अगर काम भी करते थे तो अपने नीचे वो पीजेंट्स काम करवाते थे वर्कर्स को। तो मतलब पीजेंट्स को एक ऊंचा दर्जा वहाँ पे माना गया था रशियन सोसाइटी में। तो वो बहुत ज़्यादा जो पीजेंट्स थे वो बहुत रिलीजियस भी थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो नोबेलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पीजेंट्स मतलब, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर भूल गए हो तो वो वीडियो फिर से देखना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 3 पार्ट में बटा हुआ था, तीसरे जो कॉमन मैन थे और सबसे टॉप में जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे। और तो उसमें ये है कि जो वहाँ के रशिया के जो पीजेंट्स थे वो नोबेलिटी को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते थे, उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितने सारे नोबेलिटी ने जो पीजेंट्स के साथ मिलकर, कॉमन लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे रेवोल्यूशन किया। जैसे कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटनी में हुआ, ब्रिटनी में जो रेवोल्यूशन हुआ वो नोबेलिटी, क्योंकि जो कॉमन मैन है उनके पास उतना सोचने समझने की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो सोच नहीं पाते थे, तो उन्हें गाइड करते थे नोबेलिटी लोग। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, नोबेल्स जो थे वो बिल्कुल पसंद नहीं, नोबेलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा, मतलब किसानों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। और वो आपस में डिवाइडेड भी थे। अब वो ऐसा क्यों था? लेकिन क्योंकि पीजेंट्स जो है वो उनका लैंड चाहते थे। वो चाहते थे कि इनके पास पूरा लैंड क्यों है, हमें भी लैंड मिलना चाहिए, कि हमें दे दो वो लैंड। तो
फिर आखिरकार क्या हुआ कि वो परेशान होने लगे, नोबेलिटी वाले जो हैं वो पीजेंट्स के जो समझने लगे कि पीजेंट्स हमारे खिलाफ जा रहे हैं, मतलब सारे किसान हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ कई बार कि उन्होंने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर दिया ज़मीन को हथियाने के लिए, या फिर उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया किसी चीज़ का, खेत को अगर रेंट में लिया है तो। और ये बहुत लार्ज स्केल में रशिया में होने लगा और 1905 में, और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वो ऑल ओवर रशिया में फैल गए। अब रशियन peasants were different from the European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of individual families. मतलब कि वो सभी लोग peasant जो थे उनमें इतनी ज़्यादा कोई यूनिटी नहीं थी, वो एरिया वाइज हुआ करते थे। मतलब एरिया वाइज किस peasant जो अपने लैंड को पूल कर लेते थे, मतलब मिला लेते थे, और जो भी इंडिविजुअल फैमिलीज जो होती थी उनको उनकी जो भी नीड है उस हिसाब से वो काम करते थे। मतलब एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन, एक प्रॉपर एसोसिएशन की तरह वो वर्क नहीं कर रहे थे। और जो नोबेलिटी है वो इन नोबेलिटी की तो कोई मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे ये छोटे लोग। वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जो नोबेलिटी है उसको सब कुछ क्राउन से मिला हुआ होता है। मतलब वहाँ के जो राजा थे सार निकोलस, उनकी जो अगर बोलना चाहिए उनकी जो खातिरदारी करते थे उन्हें वो फ़ायदा देते थे। और जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं था, नोबेलिटी पहले समाज अपने राजा की तो खातिरदारी करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो जो वहाँ के जो लोग हैं फ्रांस के, वो भी इज्जत करते थे कि हाँ ये जैसे हमारे इंडिया में करते हैं कि हाँ ये गांव का हमारे पटेल है तो इसकी लोग वाकई में रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था, वो पीजेंट उनके रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कई बार मर्डर कर देते थे, कई बार उनको रेंट नहीं देते थे, उनके ज़मीन हथिया लेते थे। वो इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको वो ज़मीन चाहिए थी। अब आगे हम देखें 2.3 सोशलिज्म इन रशिया। अब रशिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 1914 के पहले सारी पॉलिटिकल जो पार्टी वो बैन थी, इलीगल थी। वहाँ के जो किंग था उसको डर था कि अगर पार्टीज आ जाएंगी तो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे, फिर मेरी मोनार्की तो चली जाएगी। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो फाउंड की गई 1898 में फाउंड की गई और 1914 तक तो बैन थी। तो कैसे हुआ, ये बिल्कुल इलीगली चलती थी। और ये सोशलिस्ट ने फॉर्म की थी मार्क्स के, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे ये चल रही, उससे बहुत रिस्पेक्ट करती थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसको इलीगल, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण से इलीगल ऑर्गेनाइजेशन समझा गया, इलीगली ये वर्क करती थी। अब न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, ये सब करवाती थी, लेकिन इसे सब पीठ पीछे करवाती थी। ये कुछ सामने कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तो अगर सामने होता तो उनकी पार्टी बंद हो जाती। तो रशिया में बहुत सारे सोशलिस्ट लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि जो पीजेंट्स जो आपस में अपने लैंड को पूल्ड कर लेते हैं। पूल्ड का मतलब है जैसे कि बहुत 3 से 4 गांव हैं, 5 गांव, 6 गांव, जिन्होंने अपने एक एसोसिएशन बनाया छोटा सा, और उन्होंने वो एक साथ में मिलकर काम करते हैं। वो कि हाँ चलो हम इसकी फसल बोएंगे, हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे, जितना भी पैसा आता है वही हम सब आपस में शेयर करेंगे। तो ये क्या है, ये पीजेंट्स पहले से करते आ रहे थे ऐसी चीज़ें। तो ये एक सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट कर रही है। तो सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि वाह ये तो बिल्कुल नेचुरल, इसलिए जो वहाँ के रशियन पीजेंट्स हैं उन्हें कहा कि नेचुरल सोशलिस्ट, आप बाय नेचर ही आप सोशलिस्ट ही हो। हम जो विचारधारा आज लेके आए हैं आप तो बरसों से कर रहे हो कि सब साथ में मिलकर ज़मीन में कुछ ग्रुप बना के आप उगाते हैं और वो जितना भी प्रॉफिट होता है सब आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसा पीजेंट्स के द्वारा कहा गया। और पीजेंट्स में भी ऐसा नहीं है ना कि पीजेंट्स में सब लोग अमीर ही थे, कुछ पीजेंट्स बहुत गरीब हुआ करते थे। किसी के पास अगर हम बात करेंगे 1 एकड़ ज़मीन है तो किसी को 100 एकड़ है। तो मतलब उनमें भी बहुत वेरिएबल थे, उनके भी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो भी बहुत वेरी करती थी आपस में। तो पीजेंट्स में क्या हुआ, जो सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि हाँ जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं क्योंकि वो पहले से ये काम करते आ रहे हैं। तो पीजेंट्स ही होंगे मेन फोर्स। जब भी रशिया में कोई रेवोल्यूशन होगा सोशलिज्म के नाम पर, तो उसके रेवोल्यूशन का जो मेन फोर्स होंगे वो कौन होंगे, हमारे पीजेंट्स होंगे। तो रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। रशिया हमारी जो है कंट्री, हमारे तो खून में ही वो है सोशलिज्म है, क्योंकि हमारे पीजेंट्स तो यही कर रहे हैं, नेचुरल सोशलिस्ट हैं, ऐसा वैसा बातें होने लगी। अब जब पीजेंट्स के बारे में इतनी बातें होने लगी तो अब जाहिर सी बात है एक वर्कर्स पार्टी भी बनी थी, जो हमने पहले देखे सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये बेचारे सब गरीब लोग थे, इनके पास तो कुछ था भी नहीं खाने पीने का। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने, जो सोशलिस्ट थे, सभी ने मिलकर अपनी भी एक पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में। अब 2 पार्टी हो चुकी हैं, एक पार्टी है वर्कर्स की पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी।
ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट्स के राइट के लिए, कि पीजेंट्स को उनका जो लैंड है वो नोबेल से वापस मिल जाए, उनको पीजेंट्स को मिल जाए। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, जो वर्कर्स की पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स जो थे, वो तो ऑब्वियसली वो डिसएग्री करेंगे। उन्होंने कहा कि यार आप लोग कैसे कर सकते हो, आप तो कोई गरीब है कोई अमीर है, आप साथ में मिलकर काम करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सोशलिज्म का ठेका लेके रख लिया है। हम भी तो सोशलिस्ट हैं, हम भी तो सब साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तो सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो भी उसके खिलाफ में आ गई। अब जो लेनिन है, ये एक बहुत ज़रूरी इंसान है, बहुत रेवोल्यूशनरी इंसान है, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने क्या किया कि जो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, कार्ल मार्क्स के जो भी थॉट्स थे, उसे उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली और जो प्रैक्टिकल वे में उन्होंने लाया। उसने फील किया कि अभी हम एक वन यूनाइटेड ग्रुप में नहीं है। पीजेंट्स पीजेंट्स एक वन यूनाइटेड ग्रुप में नहीं है। कुछ पीजेंट्स बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ लेबर्स की तरह वर्क करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं जो अपने नीचे लेबर्स को रखते हैं। तो लेकिन इस तरह डिफ्रेंशिएशन से देखा गया कि वो कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो लेनिन ने कहा कि ये सोशलिस्ट का मतलब ही बराबर होता है, और आप जब जो लड़ रहे हैं वो खुद ही बराबर नहीं है, तो कैसे एक सोशलिस्ट मूवमेंट की बात आएगी। तो फिर उस लेनिन ने कहा कि जो भी पार्टी में होगा वो एक यूनिफॉर्म सोच रखेगा, एक सिंगल सोच रखेगा, एक क्वालिटी मेंटेन करेगा जो सभी में सेम हो। तो पार्टी उसमें बहुत से लोग डिसएग्री भी करे, तो पार्टी दो भागों में बढ़ गई। एक व्लादिमीर लेनिन थे, उसने जो ग्रुप, उनके जो ग्रुप के नाम है बोलोशेविक ग्रुप, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा हो। उन्होंने कहा कि रिप्रेसिव सोसाइटी रहना चाहिए रशिया में। एक पार्ट शुड बी अ डिसिप्लिन्ड एंड शुड बी कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ मेंबर। मतलब जितने मेंबर हैं उनकी क्वालिटी और नंबर रहे, सही रहे, और उनके एक ही विचारधारा रहे। लेकिन अदर एक पार्टी थी मेंशेविक्स, वो पार्टी ने मेंशेविक्स जो एक स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहिए, पार्टी तो खैर एक ही है, एक पार्टी दो भागों में बढ़ गई। तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि क्वालिटी में मेंटेन करना चाहिए और क्वांटिटी मेंटेन करना चाहिए, और लोगों का, जितने भी हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, सबका एक ही तरह का सोच हो। और लेकिन जो मेंशेविक्स ने कहा कि ठीक है कि हमारी जो पार्टी है वो ओपन फॉर ऑल है, जैसे जर्मनी में थी, आप आइए, जिसको आना है आइए, आप गरीब हो आइए, आप अमीर हो आइए। तो लेनिन ने कहा कि हमें सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो कोई गरीब अमीर का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए लेनिन की एक विचारधारा अलग हो गई, और जो है दूसरे जो मेंशेविक्स उनकी विचारधारा अलग हो गई। लेकिन लोगों ने आगे चल के लेनिन को अपनाया, और लेनिन और कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांतों के कारण ही रशिया में का रेवोल्यूशन आया। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा भी टफ हो रहा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे हैं। तो ये चैप्टर भी अपने आप में काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी टेक्निकलिटी से मिला हुआ है। लेकिन इसको एक दो बार अगर पढ़ेंगे तब तक ये बातें क्लियर होती जाएंगी। एक बार में अगर सुनने में, पढ़ने में हमको हमेशा टफ लगेगा। तो आज कल से हम देखते हैं 2.4 टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आज के लेक्चर में इतने।